बच्चों ये वीडियो अब्रप्टली क्या है, इसने बंद कर दी थी, इसका पता नहीं क्या हुआ। तो वो 9.3 और 9.4 अब मैं वापस से बता रहा हूँ। 9.3 क्या था, नोटिफाइड सप्लाई। सुनो पहले 9.3 में क्या है, बायर चाहे रजिस्टर्ड हो, सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे क्या हो अनरजिस्टर्ड हो। सप्लायर क्या हो, रजिस्टर्ड चाहे अनरजिस्टर्ड। अगर 9.3 में लिख दिया तो पक्का क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। इसमें आपने पढ़े भी थे, ये तो सारे पढ़ाई थे आपको, याद नहीं है वो अलग बात है, याद है तो वही अलग बात है, ठीक है। तो बात तो अलग था कि अब सुनो, तो बायर चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे क्या हो अनरजिस्टर्ड हो, 9.3 में तो हमेशा क्या लगेगा, रिवर्स चार्ज। और 9.4 में क्या होगा बताओ, 9.4 में सप्लायर अनरजिस्टर्ड होता है तभी क्या लगता है, रिवर्स चार्ज। 9.4 में लिखा हुआ है अनरजिस्टर्ड सप्लाई से खरीदोगे तो वो भरेगा नहीं आउटपुट पे, तो आपको देना पड़ेगा। तो 9.4 और 9.3 में बेसिक डिफरेंस क्या है, 9.3 में सप्लायर में भी रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड, और 9.4 में क्या है, सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड, तभी क्या होगा 9.4 हिट होगा। तो 9.4 भी मैंने आपको बताया भी नहीं, उसमें कोई विशेष बड़ी बात नहीं है, सीमेंट वालों को नोटिफाई किया बता देंगे, ठीक है। अब 9.3 और 9.4 में अगर आप ही खरीद रहे हो, अ रजिस्टर्ड पर्सन, कौन, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 9 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from the supplier who is not registered। तो सर फिर तो 9.4 लिखना चाहिए, किससे खरीदा हुआ होना चाहिए आपका, अनरजिस्टर्ड से, तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। किससे खरीदा होना चाहिए आपका, अनरजिस्टर्ड से। अब सुनो मेरी बात को, 9.3 वाली कोई सर्विस बता सकते हो आप, 9.3 वाली आपको याद है ना, अभी आप कह रहे थे, बताइए। GTA और चलो GTA ही ले लेते हैं। मैंने GTA से क्या ली, सर्विस ली। मैंने GTA से क्या ली, सर्विस। तो ये है समर्थ कॉमर्स क्लासेस, और मैं कौन हूँ, रजिस्टर्ड हूँ और रिवर्स चार्ज देगा। मैं कौन हूँ, रजिस्टर्ड हूँ और रिवर्स चार्ज देगा। वो जब हो रहे हैं। मैंने GTA की सर्विस ली, किससे ली, GTA से लूंगा GTA की सर्विस। और मैं कौन हूँ, समर्थ कॉमर्स क्लासेस, और GTA क्या है, रजिस्टर्ड है। GTA क्या है, GTA को छोड़ो, एक बार इंश्योरेंस एजेंट को लेता हूँ, एक बार छोड़ो। इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस ली, किसने ली, मैंने। मैं क्यों लूंगा, इंश्योरेंस कंपनी लेगी, मैं क्यों लूंगा, इंश्योरेंस कंपनी लेगी। अब एजेंट ए, एजेंट बी, मुझे दो बनाने थे, दो GTA में दिक्कत आए। तो एक एजेंट एक ए है, एक एजेंट बी है। ये एजेंट ए भी क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। एजेंट बी क्या है, अनरजिस्टर्ड है। ये सर्विस कौन सी वाली है, 9.3 वाली। और 9.4 होगा तो पक्का ही सप्लायर तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड ही होगा, और रिसीवर क्या होगा, रजिस्टर्ड। रिसीवर क्या होगा, रजिस्टर्ड। अब बताओ मुझे बताओ, इस केस में इनवॉइस कौन इशू करेगा, इस केस में 9.4 वाले में हमेशा ही रिसीवर, चाहे सप्लायर ही है, रिसीवर। किस वजह से, इस वजह से, देखो क्या लिखा हुआ, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 3-4 shall issue an invoice in respect of goods or services or both received by him from supplier who is unregistered। सप्लायर का क्या होना जरूरी है, अनरजिस्टर्ड। मेरा रजिस्टर्ड और रिवर्स चार्ज लिखना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 9.4 का कोई भी होगा तो सप्लायर तो क्या होगा, अनरजिस्टर्ड ही होगा। तो इनवॉइस मुझे इशू करना है, मैं चीज़ खरीदूंगा, चाहे गुड्स चाहे सर्विस, और मैं ही क्या करूँगा, इनवॉइस इशू करूँगा। अब 9.3 में क्या है, सप्लायर रजिस्टर्ड हो भले ही अनरजिस्टर्ड हो, रिवर्स चार्ज तो लगेगा। 9.3 में जो चीज़ें लिखी हुई है, भले ही सप्लायर रजिस्टर्ड है, भले ही क्या है, अनरजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज तो पक्का लगेगा। लेकिन इनवॉइस मुझे कब इशू करना है, व्हेन सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड। तो इस केस में इनवॉइस मुझे इशू करना पड़ेगा, इस केस में सप्लायर रजिस्टर्ड है तो खुद इशू कर देगा।
ठीक है, जीएसटी नहीं मांगेगा मुझसे क्योंकि रिवर्स चार्ज लगता है, लेकिन इनवॉइस तो वो खुद ही इशू करेगा। समझ गए? एक मिनट मैं फ्रेश शीट पे बनाता हूँ, स्पेस का कंस्ट्रेंट है ना मेरे पास। अगर कोई सर्विस 93 वाली है या गुड्स 93 वाले हैं तो सामने वाला चाहे क्या हो, रजिस्टर्ड हो चाहे क्या हो, अनरजिस्टर्ड हो, रिवर्स चार्ज लगेगा, मतलब लगेगा। ठीक है, 93 में ये लिखा हुआ है और आपको 93 वाली सर्विसेज तो याद ही है ना। तो सामने वाला चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो। ये कौन हो गया? रिसीवर, और ये कौन हो गया? सप्लायर। ठीक, 93 पे दूसरा क्या है? अनरजिस्टर्ड सप्लायर है। 93 में ही है लेकिन सप्लायर है और वो क्या है? अनरजिस्टर्ड। और ये कौन हो गया? रिसीवर। और 94 की तो कंडीशन ही क्या है? इधर सप्लायर हमेशा ही क्या होगा? अनरजिस्टर्ड होगा। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दूं, इस 94 के साथ बड़ी दिक्कतें हुई है इस सेक्शन के साथ। शुरू में जब जीएसटी बनाया गया था तो क्या लिखा गया था कि कोई आदमी कभी भी अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड देगा नहीं तो आपको लगेगा। अब इससे डिफिकल्टीज क्या आने लगी? बहुत सारे लोग अनरजिस्टर्ड है जिनसे क्या करते हैं, रजिस्टर्ड लोग खरीदते हैं, रिसीव करते हैं, तो हर बार ही क्या लगता रहेगा? रिवर्स चार्ज। तब उन्होंने बोला कि नहीं, सभी अनरजिस्टर्ड पर नहीं लगेगा, जो हम नोटिफाई करेंगे उन्हीं पर लगेगा। तो ओरिजिनली जब ये बनाया गया था जीएसटी तो 93 में जो लिखा गया था, जो लो ओरिजिनली लिखा गया था उसमें क्या लिखा गया था? 93 में तो नोटिफाई करेंगे हम कि इन चीजों पर हमें सहूलियत रहती है किससे? जीएसटी लेने में, रिवर्स चार्ज में, मतलब रिवर्स रिसीवर से। जैसे इंश्योरेंस एजेंट सप्लायर है लेकिन इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है, भले इंश्योरेंस कंपनी रिसीवर है, तो उससे ले लेंगे। तो 93 का तो पर्पस ये था कि गवर्नमेंट को क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अच्छे रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ना आसान है इंश्योरेंस एजेंट के मुकाबले, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? रिवर्स चार्ज लगाएंगे। और 94 में उन्होंने एक जनरल बात लिख दी थी कि हर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जब भी आप खरीदोगे तो रिवर्स चार्ज लगेगा। अब उसमें प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इतनी आई कि वो रोकते गए। फिर उन्होंने लास्ट में क्या बोला? हर अनरजिस्टर्ड से नहीं, नोटिफाइड अनरजिस्टर्ड बोला। पहले तो उन्होंने जब ओरिजिनल बनाया था तो क्या लिख दिया था कि किसी भी अनरजिस्टर्ड से कुछ भी खरीद लो आपको क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। अब समझो कि मैं कौन हूँ? रजिस्टर्ड हूँ। मैं मान लो कोचिंग चला रहा हूँ और मैं क्या हूँ? रजिस्टर्ड। अब मैं बाहर जाकर क्या खरीद लाया, किसी से डस्टबिन भी खरीद लाया जो अनरजिस्टर्ड है, तो मेरे को उसका क्या करना पड़ेगा? जीएसटी। तो ऐसे है तो हर परचेज पर भी क्या लगता जाएगा? जीएसटी। तो उन्होंने बोला सब पर नहीं लगाएंगे, फिर उनको इसको थोड़ा क्या कर दिया, बाकी चीजों पे क्या होता है? अब कैसे होता है? अब नहीं भरना। मैं कुछ भी खरीद कर लाऊं, अगर सामने वाला मुझसे जीएसटी नहीं ले रहा तो नहीं देना। नहीं तो क्या होता था, जितने भी अनरजिस्टर्ड से कुछ भी खरीद लूंगा मैं तो मुझे रिवर्स चार्ज में क्या देना पड़ेगा? जीएसटी। अब सामने वाला अनरजिस्टर्ड है और 93 में कवर्ड नहीं है तो मुझे रिवर्स चार्ज में जीएसटी नहीं भरना। पहले क्या होता था, किसी भी अनरजिस्टर्ड से खरीदेंगे, हुआ ही नहीं कभी। होता क्या था, बस लिखा था फिर डेफर करते गए, हुआ कभी नहीं। जैसे किस पर नहीं लगा आज तक जीएसटी? क्रूड ऑयल पर लिखा हुआ है, बाद में लगाएंगे। तो वैसे ही क्या अनरजिस्टर्ड पर लगाना था, लेकिन क्या है, कोई दे ही नहीं पा रहा, क्योंकि हर ऐसे तो आप डेली हर परचेज पर क्या भरते रहो? जीएसटी भरते रहो, फिर क्या लेते रहो? क्रेडिट। तो उन्होंने क्या बोला कि 94 पर हम कुछ नोटिफाई करेंगे, उन्हीं पर ही लगाएंगे, हर बार अनरजिस्टर्ड से खरीदने पर नहीं लगाएंगे। तो 94 में सप्लायर हमेशा ही क्या होता है? अनरजिस्टर्ड। और 93 में जो लिख दिया, चाहे सप्लायर रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी हमेशा किसमें लगेगा? रिवर्स चार्ज में ही लगेगा। अब जीएसटी रिवर्स चार्ज में लगेगा, ये बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो बिल तो वो भेज ही सकता है ना मुझे, इनवॉइस तो वो भेज ही सकता है, सप्लायर ही तो देता है इनवॉइस, सप्लायर ही तो देता है इनवॉइस, तो इनवॉइस तो वो दे ही सकता है। बोलो, यहाँ पर अनरजिस्टर्ड है तो ये इनवॉइस नहीं दे सकता, इनवॉइस में जीएसटी नंबर और चाहिए, ये रजिस्टर्ड है। तब यहाँ पर मैं चीज़ भी खरीदूंगा और इनवॉइस भी मैं ही इशू करूँगा, डॉक्यूमेंट्री ट्रेल तो रहनी चाहिए। तो इसमें रिसीवर ही इनवॉइस इशू करेंगे, लेकिन कब? वेन सप्लायर्स आर अनरजिस्टर्ड। तो रिवर्स चार्ज में सप्लायर अनरजिस्टर्ड 94 का केस होगा तो पक्का ही सप्लायर क्या होगा? अनरजिस्टर्ड। लेकिन 93 का केस होगा तो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो इनवॉइस, जैसे मैं अब तुम्हें सिंपल बोलूँ, एक बार मान लो कपिल शर्मा क्या है, उसको स्पॉन्सर कर रहा है मैगी,
ठीक है। कपिल शर्मा मान लो इंडिविजुअल है, K9 प्रोडक्शन भूल जाओ, ठीक है। तो वो किसको सर्विस दे रहा है, बोलो, मैगी को। और मैगी क्या है, पक्का रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज लगेगा क्योंकि मैगी स्पॉन्सर कर रहा है किसको, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा को जानते हो, कपिल शर्मा को नहीं जानते तो दूर मरो। कपिल शर्मा को जानते हो तो जाओ मरो। तो कपिल शर्मा जानते हो ना। अब मान लो कि उसका K9 प्रोडक्शन है, एक बार मान लो K9 प्रोडक्शन नहीं है, तो ये क्या है, बोलो, मान लो कि ये अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अब ये इसको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ये इसको सिर्फ क्या करेगा, पेमेंट और इनवॉइस भी ये इशू कर देगा, क्यों, क्योंकि सामने वाला अनरजिस्टर्ड। अब कपिल शर्मा मान लो K9 प्रोडक्शन के थ्रू काम करते हैं, K9 प्रोडक्शन उसकी कंपनी का नाम, उसके थ्रू काम करता है, और मान लो कि वो कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है। मान लो वो कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है, तो भले ही रिवर्स चार्ज लगेगा, टैक्स अब भी कौन देगा, मैगी देगा, टैक्स अब भी मैगी देगा, लेकिन इनवॉइस कपिल शर्मा मतलब K9 प्रोडक्शन इशू करेगा, ठीक है, पक्का। तो रिवर्स चार्ज के केस में हमेशा इनवॉइस रेसिपिएंट इशू करेगा, नहीं। रिवर्स चार्ज के केस में रेसिपिएंट कब इनवॉइस इशू करेगा, जब सप्लायर क्या है, अनरजिस्टर्ड। ये बात इशू है। अब भी नहीं समझ में आ रहा तो कोई इलाज आगे समझ में, एक बार पोस्ट करो। ये बच्चों मैंने समझा दिया, एक बार फिर से पढ़ लो। रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज शेल इशू इनवॉइस। रिवर्स चार्ज का मतलब ही क्या, आप बायर हो और तो भी आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। इसके अलावा सेम वही बात, रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे अंडर दिस सेक्शन शेल इशू अ पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टू द सप्लायर। और उसको क्या इशू करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा। और इसको क्या इशू करना पड़ेगा, पेमेंट वाउचर। क्या अनरजिस्टर्ड सप्लायर है तभी करना पड़ेगा या हमेशा ही करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड नहीं। पढ़ो जी पॉइंट में, जी पॉइंट में कहाँ लिखा है कि सप्लायर अनरजिस्टर्ड होगा, जी पॉइंट में तो लिखा है पेमेंट वाउचर तो हमेशा इशू करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसका टाइम ऑफ सप्लाई किसके बेसिस पर आता है, पेमेंट। याद है क्या, रिवर्स चार्ज में एक पॉइंट ये भी था कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा। गुड्स के केस में क्या था, गुड्स आ जाना, पेमेंट चले जाना और इनवॉइस से 31वां दिन। सर्विस में क्या था, सर्विस आ जाना या इनवॉइस से 61वां दिन। याद है क्या, तो अब उसमें जो भी अब रिवर्स चार्ज वाला देखना तुम टाइम ऑफ सप्लाई में, तो पेमेंट वाउचर इशू क्यों करना पड़ेगा, ताकि पता तो रहे पेमेंट कब होगी। तो रजिस्टर्ड पर्सन को हमेशा पेमेंट वाउचर तो हमेशा इशू करना है। तो रिवर्स चार्ज में गुड्स खरीदने वाले को हमेशा ही क्या इशू करना है, पेमेंट वाउचर। और रिवर्स चार्ज में गुड्स या सर्विसेज खरीदने वाले को हमेशा ही क्या करना है, पेमेंट वाउचर। और रिवर्स चार्ज में गुड्स या सर्विसेज खरीदने वाले को इनवॉइस कब इशू करना है, व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, व्हेन सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। तो बच्चों कौन कौन से सेक्शन हो गए, 31(1), 31(2), 31(3), 31(1), 31(2), 31(3). एक बार हम बच्चों कौन सा सेक्शन कर रहे हैं, हम स्टार्ट 5th, 4th को एक बार मैंने रोक दिया, 5th कर रहा हूँ, समझ में आया। हम पढ़ क्या रहे हैं, इनवॉइस कब इशू करना है। हम पढ़ क्या रहे हैं, इनवॉइस कब इशू करना है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ डी क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 3 इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। अब ये सब्जेक्ट टू डी क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 3 मतलब क्या कह रहा है, इस बात का सब्जेक्ट टू मतलब डी तो रहेगा, फिर मेरी बात है, मतलब नोट विस्टैंडिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, तो ये तो अब तुम्हें तब समझ में आएगा जब पूरा पढ़ लेते हैं अपने कि इसको सब्जेक्ट टू क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी। कितनी कंटिन्यू चलेगी, अब ये एक तो ट्यूशन का एग्जांपल दे रही है, ठीक है, अब ये ट्यूशन से ऊपर उठती नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, ट्यूशन का एग्जांपल सही है। अब मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ। मैं कौन हूँ, सलमान खान, और मेरे घर के आगे कौन रहते हैं, बॉडीगार्ड्स, ठीक है। बताओ मेरी बॉडीगार्ड्स, शेरा है क्या, शेरा नाम नहीं सुना तुमने, सलमान खान का बॉडीगार्ड का नाम शेरा है, पता नहीं है क्या, चलो।
अब सुनो, या मैं कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, सलमान खान छोड़ो, कोई मतलब मेरे को क्या है, सिक्योरिटी के कंसर्न है, मेरी जान को खतरा है, तो या मेरे घर के लोगों को किडनैप किया जा सकता है, इसलिए मैंने क्या रख रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स रख रखे हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड कहाँ से आते हैं, कहाँ से मिलते हैं सिक्योरिटी गार्ड? सिक्योरिटी एजेंसी होती है, कुछ सुना है इसके बारे में आपने? क्या? रिवर्स चार्ज। सिक्योरिटी एजेंसी होती है, मैं उनके पास जाता हूँ और उनको क्या बोलता हूँ, आपको कितने इतने % भेजने हैं, और वो खड़े ही रहते हैं, महीना हो गया तो भी अगले महीने भी आ जाएंगे। तो सप्लाई तो क्या है, कंटिन्यू चल रही है, कंटिन्यू सप्लाई चल रही है। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है, सप्लाई कंटिन्यू चलती रहेगी। आपके टेलीफोन का बिल है, जैसे मेरे पास पोस्टपेड कनेक्शन है, तो ऐसा थोड़ी है 1 महीने के बाद सप्लाई खत्म होगी, बस 1 महीने के बाद क्या आ रहा है, बिल ही तो आ रहा है, सप्लाई तो कंटिन्यू चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी है, सप्लाई तो कंटिन्यू चल रही है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी पे GST नहीं लगता है, लेकिन क्या है, सप्लाई तो कंटिन्यू चल रही है। बोलो, तो कंटिन्यू सप्लाई का मतलब सप्लाई बंद ही नहीं होने वाली, ठीक है, सप्लाई चलने वाली है, ठीक है। डेफिनेशन में देखना एक बार कि कितने से टाइम से ज़्यादा चलने पर कंटिन्यूस मान लेंगे, ऐसे कभी ना कभी तो बंद होगी, कभी ना कभी तुम भी पास हो जाओगे, कोचिंग छोड़ ही दोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं, लेकिन कंटिन्यू मतलब एक लंबे समय तक चलने वाली। सेक्शन कौन सा है, 233 से याद है 259 इनपुट, 260 इनपुट सर्विस, 219 कैपिटल क्रेडिट गुड्स या कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स। 233 का मतलब क्या है, कंटिन्यूस सप्लाई। देखो 3 कंटिन्यू आए, ये ऐसी बातें क्यों करता हूँ, याद रहे। कंटिन्यू क्या आ गया, 3 233 लिखते नहीं ना, कैसे याद है। 233 का मतलब क्या, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, supply of service which is provided or agreed to be provided continuously or recurrent basis under a contract for a period exceeding 3 months with periodic payment obligations and include supply of such service as the government may subject to such condition as it may by notification specify। तो गवर्नमेंट जिसको स्पेसिफाई करे वो तो करे, लेकिन इसके अलावा कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या है, जो प्रोवाइड होगी एग्री टू बी प्रोवाइडेड है, कंटिन्यूसली मतलब चलती रहेगी, और रिकरेंट मतलब गैप के बाद चलेगी, लेकिन चलेगी कंटिन्यू अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने महीने पढ़ाया, फिर 10 दिन छुट्टी, फिर महीने पढ़ाया, तो वो क्या है, रिकरेंट। और कंटिन्यूस मतलब चलती रहेगी छुट्टी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स, फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 मंथ्स। तो अपना कोर्स तो 3 महीने से ज़्यादा चलेगा। और पेमेंट क्या होनी चाहिए, पीरियोडिक। पेमेंट क्या होनी चाहिए, पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब मैंने आपको बोला कि मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, एक इंस्टॉलमेंट में लास्ट में पेमेंट लूंगा, तो वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। पीरियोडिक मतलब थोड़ा थोड़ा क्या लेता हूँ पेमेंट। तो पेमेंट पीरियोडिक होनी चाहिए। सिलेबस कितने से ज़्यादा चलना चाहिए, 3 महीने। तो कोचिंग का एग्जाम्पल फिट बैठता है और वो कंटिन्यूस सप्लाई चलती है उनकी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया मैंने, किस चीज़ का, सिक्योरिटी का। 1 साल तक आपके गार्ड्स क्या रहेंगे, मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, और पेमेंट आपको महीने के महीने, क्वार्टरली, कुछ भी हो सकता। पक्का, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें इनवॉइस का, इसमें क्या है, इनवॉइस का इशू करना है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या करना है, इनवॉइस का इशू करना है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपकी एक दिन से पकड़ वेयर अब कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में इनवॉइस का इशू करना है। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू डेट किससे, फ्लाईओवर बनाने का काम किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, फ्लाईओवर बनने में कितना टाइम लग जाता है, 3 महीने से ज़्यादा। तो आप कोचिंग से ऊपर उठेंगे। वेयर द ड्यू डेट इज ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ड्यू डेट किससे असर्टेनेबल है, वेयर ड्यू डेट इज असर्टेनेबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अगर ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट से असर्टेनेबल है तो इनवॉइस कब इशू करना है, किस चीज़ की ड्यू डेट, पेमेंट की ड्यू डेट। अब फॉर एग्जांपल आपने क्या बनाने हैं, मेरे लिए फ्लाईओवर बनाने हैं, मैं फ्लाईओवर बनवा रहा हूँ, तो आपने बनाने हैं, आप मुझे कंस्ट्रक्शन की सर्विस दे रहे हो। हमने ये तय कर लिया कि कुछ रुपए क्या दिया जाएगा, एडवांस, फिर 1 साल के बाद इतना, फिर 1 साल के बाद इतना। तो ड्यू डेट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स। तब पेमेंट से पहले क्या इशू हो जाना चाहिए, इनवॉइस। ठीक है, तो कंटिन्यूस सप्लाई में ऐसे तो लास्ट में इनवॉइस होगा इशू। अब आप देखो, आप समझो कि ये क्यों अलग से बनाना पड़ा। नॉर्मली इनवॉइस कब इशू करना होता है, नॉर्मली इनवॉइस कब करना होता है, सर्विस कंप्लीट होने से 30 डेज में। अब ये तो कंप्लीट ही नहीं होने वाला बिल। अगर आप वोडाफोन के बिल का एग्जांपल ले लो, तो कोई और पॉइंट डालना पड़ेगा ना हमें, या कंप्लीट होगा बहुत लेट होगा तो इनवॉइस तो इशू बहुत लेट होगा।
तो अगर ड्यू डेट असर्टेनेबल है किससे, कॉन्ट्रैक्ट से, तब क्या होगा, इनवॉइस शैल बी इशूड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो अगर आपने मुझे बोल दिया कि पेमेंट यहाँ होगी, या कोचिंग में मैंने बोल दिया, अब इतने प्रोफेशनल हम है नहीं, लेकिन हम बोल दें कि पहले एक किस्त यहाँ देनी पड़ेगी, फिर 1 महीना होते इतनी किस्त, 2 महीने होते इतनी किस्त, तो वो क्या हो गया, ड्यू डेट इज असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तब तो मुझे क्या देना पड़ेगा, इनवॉइस पेमेंट डेट से पहले। श्योर, ऐसे ही होता है बड़े बिजनेस में। भाई आप फ्लाईओवर बना रहे हो तो ऐसे थोड़ी लग जाओगे बनाने, आप क्या करोगे, पेमेंट डेट्स डिसाइड करोगे, कुछ रुपया एडवांस लोगे ताकि आप क्या करोगे, लेबर वगैरह अरेंज करा पाओ, ठीक है। उसके बाद where the due date of payment is not ascertainable, पहला क्या है, ascertainable है, दूसरा क्या है, ascertainable नहीं है। अभी हम इसको छोड़कर तीसरा कर रहे हैं, where the due date is linked to completion of an event, the invoice shall be issued on or before the date of completion of event। मैंने तुम्हें बोला कि पेमेंट तो मैं ऐसे नहीं करूंगा फिक्स डेट पर, पेमेंट कैसे करूंगा, इतने % काम होने पर, इतने % काम होने पर क्या करना, पेमेंट करना। फिक्स डेट मत करो, फिक्स डेट कर दिया तो आप तो 6 महीने बाद क्या लेने आ जाओगे, पेमेंट। मैंने कहा कि इतना % वर्क सर्टिफाई हो गया, 20%, तब आपको इतना दे देंगे, 40% हो गया तो इतना दे देंगे, या आपने बोला कि अकाउंट्स का सिलेबस पूरा होते इतना दे देंगे, रिवीजन करवाते इतना दे देंगे, पास होते इतना दे देंगे। तो ड्यू डेट इज सर्टेनेबल फ्रॉम नॉट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में डेट फिक्स नहीं है, लेकिन क्या है, इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ सम इवेंट। किससे लिंक्ड है, किसी इवेंट से क्या है, लिंक्ड है, तब क्या होगा, उस इवेंट के होते ही आपको क्या देने, इनवॉइस देने। तो मैंने आपको बोला कि 20% काम होने पर मैं आपको इतने पेमेंट कर दूंगा, तो 20% काम होने से पहले पहले या होने वाले दिन में मुझे क्या करना, इनवॉइस, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है तब क्या होगा, एक्चुअल पेमेंट डेट ही क्या होगी, इनवॉइस डेट। वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट असर्टेनेबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ए भी नहीं लग रहा और सी भी नहीं लग रहा, रेदर ये लास्ट में आना चाहिए भी, क्योंकि सी भी लिख दिया तो सी जब लगेगा तो फिर बी थोड़ी लगा दूंगा, ठीक है। तो अगर असर्टेनेबल नहीं है तब कब देना है, व्हेन सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, व्हेन सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट। अब आप मुझे बताओ, मैंने कोचिंग है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। अब मैंने आपको कभी ये बोला कि आपको इतनी तारीख को पैसे देने, नहीं। मैंने आपको कभी ये बोला इतने % काम होने पर पैसे देने, नहीं। तो ना तो मेरे पे क्या लगता, ए लगता, क्योंकि हमारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ना ही सी, किसी लिंक, किसी चीज से भी लिंक नहीं है। तो मेरे को तो आप जब जचते हो तब पैसे दे देते हो, नहीं जचते तो नहीं देते हो। तो आपके जब जचते हैं तब पैसे दे देते हो। तो जब जब मुझे पेमेंट आएगी तब तब मुझे इनवॉइस इशू करना है। आज ही मेरे पास क्या आई है, इसकी पेमेंट आई है, तो मुझे आज ही इसको क्या देना चाहिए, इनवॉइस देना चाहिए, ठीक है। तो बताओ, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इनवॉइस कब इशू करना है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, बोलो। अगर पेमेंट का दिन फिक्स है तो उस दिन से पहले पहले, अगर पेमेंट का दिन फिक्स नहीं है तो आप देखो कि किसी चीज से लिंक तो नहीं है, उस चीज के लिंक है तो उसका इवेंट के होने से पर, और अगर क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है तो पैसा आते ही आपको क्या देना, इनवॉइस देना। अब आप एक बात को समझोगे, जब टाइम ऑफ सप्लाई करवाया था ना मैंने, तो उसमें क्या था, पेमेंट और इनवॉइस, अगर इनवॉइस 30 दिनों में इशू कर देते हैं तो वहां पर अब आप इसको अप्लाई करके देखना, बड़ी दिक्कत आएगी। उसमें यह था ना कि इनवॉइस कब करना है, 30 दिनों के, मतलब अगर इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज नहीं लिखा था, वहाँ क्या लिखा था, इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ सेक्शन 31, ये लिखा था। तो वहाँ मैंने 31 में सिर्फ कौन सा बता के काम चला लिया आपने, फर्स्ट वाला। अब वहाँ पर इसको अप्लाई करके देखो एक बार, उसमें क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई में उसमें लिखा था अगर इनवॉइस प्रिस्क्राइब टाइम में इशू कर दिया, उस 31 की लिमिट में, 31 की टाइम लिमिट में, उसमें ये नहीं लिखा था कि 30 दिनों में, 30 दिन की लिमिट तो मैंने आपके माइंड में डाल दी थी क्योंकि मैं 31 से ही करवा गया, उसमें ये नहीं लिखा था, उसमें तो लिखा था 31 के प्रिस्क्राइब टाइम में आपको इशू कर दिया तो क्या होगा, इनवॉइस और पेमेंट का अर्लियर, और प्रिस्क्राइब में नहीं किया तब क्या होगा, कंप्लीशन और पेमेंट का अर्लियर। अब एक बात बताओ, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल थी कॉन्ट्रैक्ट्स, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, असर्टेनेबल थी कॉन्ट्रैक्ट्स। तय हो गया था कि मैं आपको पेमेंट कब करूंगा, इस दिन, इस दिन।
ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट तय हो गई थी। ये मान लो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या थी, 8/4। आपको मुझे इनवॉइस कब इशू कर देना चाहिए था, लेटेस्ट बाय 8/4, और आपने मुझे पेमेंट कब करी, यहाँ पर करी। भले ही असर्टेनेबल था तो भी आपने लेट करी। मैं क्लास में बोलता रहा हूँ फीस महीने के महीने देनी है, तो भी बच्चा महीने के महीने नहीं दे, तो पेमेंट एक्चुअली हुई यहाँ। तो बताओ अगर मैंने इनवॉइस कब इशू कर दिया, अच्छा तो प्रेस्क्राइब टाइम में कर दिया, तब तो क्या आएगा 8/4 और पेमेंट का अर्लियर। तो इस तरह से लगाया जाएगा इसको वहाँ पर। समझ रहे हो ना। अब वहां पर इसको लगा कर देखना, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे दूंगा तुम्हें बाद में इसके ऊपर, ठीक है। तो वहां पर मैंने सिर्फ किससे काम चलाया था अपना, मैंने तो ये मानकर चलाया था कि कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस बताया ही नहीं। मैंने तो सिर्फ कौन से काम बता दिया, क्योंकि उसमें लिखा था 31 की टाइम लिमिट में इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट कर लिया लेने, ठीक है। अब 31 की टाइम लिमिट खाली यही वाली टाइम लिमिट थोड़ी है, ये टाइम लिमिट भी तो किस में ही है, 31 में ही है। समझ तो गए। अब 31(6) कर रहे हैं। वेयर इन केस where the supply of services ceases under the contract before completion of supply, the invoice shall be issued at the time when the supply ceases, and such invoice shall be issued to the extent of supply made before cessation। मतलब क्या, तुमने ऑर्डर क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, सर्विस क्या होगी, सीज। तो कब इशू करना पड़ेगा मुझे, जिस दिन सीज, मतलब तुमने आज ही पढ़ना छोड़ दिया, ठीक है। तुमने आज ही पढ़ना छोड़ दिया तो आज तक की सर्विस का इनवॉइस सीज होने तक देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कौन था, बोलो ना, शाहरुख खान। अब मेरे सलमान खान, शाहरुख खान, जो भी मेरे पास आग गिर के बाहर कौन खड़े थे, बॉडीगार्ड्स। मेरे किससे कॉन्ट्रैक्ट था, एजेंसी से। 1 साल का मैंने क्या कर रखा था, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अब क्या हुआ, 7 महीने बाद मैंने क्या कर दी, सिक्योरिटी हटा ली। क्यों हटा ली, मैं किसी और जगह पर मूव हो रहा हूँ, शिफ्ट हो रहा हूँ, और वहाँ पर वो दूसरी जगह पर उस सिक्योरिटी एजेंसी की सप्लाई नहीं है। तो मैंने कहा कि 7 महीनों के बाद ही खत्म करो। तो सिक्योरिटी एजेंसी 7 महीने के बाद ही क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट सीज कर देगी। तुम मेरे लिए बिल्डिंग बना रहे थे, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की सर्विस थी, तुमने क्या किया, ढंग से काम किया नहीं, डिले कर रहे थे, अच्छी क्वालिटी का नहीं कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला, रवाना। मैं क्या बोला, रवाना, जितना तुम्हारा बनता है उतना पैसा दे। तो तुम मुझे आज तक का क्या करोगे, इनवॉइस। गुड्स में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ क्या वर्ड लिखा हुआ, सर्विस। मैंने तुमसे 10 लाख यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी तुमने 8 लाख भेजी है, तो गुड्स में तो टाइम ही क्या था, रिमूवल वाला टाइम। तो जब भेजे जा रहे हो वैसे वैसे भी सारे, तो गुड्स में तो दिक्कत ही नहीं है ना। बचे हुए 2 लाख का क्या करना, पुराने का हो ही गया, 2 लाख का इशू ही नहीं होगा रिमूवल से पहले, पक्का। समझ गए ना। तो ये सर्विस के लिए 7th 1 को छोड़ो, where the goods being sent or taken on approval for sale or return are removed before the supply takes place। अप्रूवल वाले टाइम आपने क्या करे, गुड्स भेजे अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है। और गुड्स पहले क्या हो गए, रिमूव। मैंने तुम्हें दिखाने के लिए भेजे हैं, तुम्हें पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो रिमूव तो किससे पहले हो गए, सप्लाई से। सप्लाई हुई है क्या, जब मैंने तुम्हें गुड्स दिए हैं सिर्फ, ये तो भेजना हुआ। सप्लाई का मतलब तो क्या, सेल एक्सचेंज बार्टर। ना ये सेल हुआ, ना एक्सचेंज हुआ, ना बार्टर हुआ, ना रेंट हुआ, ना लीज हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बस तुम अपने घर पर जाकर दिखाओ। तो गुड्स अप्रूवल बेसिस पर लिए जाते हैं बिफोर सप्लाई टेक प्लेस, सप्लाई होने से पहले। तब क्या होगा, इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई से पहले और 6 months विच एवर इज अर्लियर। या मैंने तुम्हें अप्रूवल बेसिस पर भेज दिया, मैंने यहाँ तुम्हें कब भेजा, अप्रूवल बेसिस पर, ठीक है। यहाँ ही गुड्स रिमूव हो गए, लेकिन मुझे इनवॉइस इशू नहीं करना अभी, क्योंकि ये कह रहा है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग करने के। गुड्स यहाँ ही रिमूव हो गए, रिमूवल से पहले नहीं देना। क्यों नहीं देना, ठीक है। और देना भी नहीं चाहिए क्योंकि अभी सप्लाई हुई भी नहीं है। अब ये है 6 महीने। अगर यहाँ तुमने क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया, तो सप्लाई कब होगी, यही होगी। 6 के अंदर अंदर ही अप्रूव कर दिया तो सप्लाई यही होगी। तो क्या होगा, जिस दिन सप्लाई हुई, जिस दिन क्या हुई, सप्लाई हुई। क्या लिखा हुआ है,
बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। और सप्लाई कब हुई? सेल यहाँ हुई। सेल भी तो सप्लाई था, तो यहाँ देने। अब तुमने 6 महीने तक कुछ नहीं किया तो मुझे छठे महीने इनवॉइस देकर जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी वालों का मानना है 6 महीने तक अप्रूवल नहीं भी हुआ तो भी आपको इनवॉइस इशू करके जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, पक्का। अब मेरा इसमें से सिर्फ एक पॉइंट रह गया, वो कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ क्या है? चलो कल करवा देता हूँ, 9 10 में वेट करना। ठीक है।